गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, इसीलिए ये वहाँ बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अगर आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी इज द डिफेंडर ऑफ इंडिया। देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार। आप बार बार बोलते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आप किन सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। तो का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं। जो करते हैं भारत की आत्मा परवार, वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है, पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? बस एक पंक्ति पढ़ेंगे, अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। At no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen, secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है,
मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। आपने उठाया ना, आपके उपनेता ने उठाया, आपने सुनो जवाब। अब जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब सुनने पड़ेंगे। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाए। जम्मू में एक परवेज नाम का लड़का 20 साल का पुलिस की फायरिंग में मारा गया, एक गुजर कम्युनिटी का लड़का। मैं ये चाहता हूं कि जो भी ये इनोसेंट किलिंग हो रही है, होम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दिन दिहाड़े एक 20 साल के बच्चे को गोली मारते हैं। अगर कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो लोगों का कानून से एतबार उठ जाएगा। ये वाकया भी मैं आपके सामने बयान इसलिए करना चाहता हूं कि कश्मीर में ऐसे वाक़ात होते हैं और फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। होम मिनिस्टर साहब से मैं ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद, जो लोग अगर कोई इनोसेंट पकड़े गए हैं वो जेलों में हैं, उनके मामलों को दोबारा देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है और जो लोग बेगुनाह हैं वो बंद नहीं रहने चाहिए। काम में हमारे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था अपितु यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान और घिनौना प्रहार था। परंतु अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक दुखद घड़ी वह थी जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर बिना कुछ बोले दूसरे ही दिन बिहार में सभा को संबोधित करने चले गए। जब देश जल रहा हो, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान पर आंच आई हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी बिना कुछ बोले शांत रह जाते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर तमंचा है। सेना के शहीदों पर चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मौन क्यों बैठे हैं? देश और मारे गए पर्यटकों के परिवारजन पूछ रहे हैं। जब कमरे होते हैं तब आंसू बहाते हैं, लेकिन जब जवान शहीद होते हैं तब सत्ता में बैठे लोग इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यह वही सरकार है जिसने पुलवामा के नाम पर चुपचाप शूटिंग जारी रखती है, और वही ये सरकार है जो जब मणिपुर जलता रहा है तब भी मौन धारण किए रहे हैं। और आप 11 सालों में विदेश कहां घूमे हैं, लेकिन जब समय आया सपोर्ट करने का भारत का तो कोई देश आपका साथ नहीं दिया, इसलिए कमजोर प्रधानमंत्री माना गया। देश के प्रधानमंत्री जी के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑपोजिशन उठा रहे हैं, एंड इन अ वेरी शेमफुल मैनर, इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, the leader of the opposition is using and coining the word surrender and surrender. मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी is the defender of India and you are the surrendering forces of the country. अपमान उन सिपाहियों का जिनको सीज फायर की ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक विदेशी से मिली। वेदना उन परिवारों की जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो दिया, और क्रोध इस सरकार पर जो आज तक
पहलगांव के आतंकी हमलावरों को न पकड़ पाई है और ना ही उनकी कुछ सुराग ढूंढ पाई। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी, अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। ये कुर्सी, ये पद जवाबदेही का है, सिर्फ इवेंट सेलिब्रेशन का नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। मजलूमों की चीखें तो सुन लीजिए। मन की बातें बहुत कर ली साहब, वक्त मिले तो देशवासियों की गुहार भी सुन लीजिए। तेजस्वी सूर्या इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो। This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते। जो अच्छा है वो अच्छा ही है। और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है। तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के। कि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था ओमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी। इतनी तो इंसानियत रखो। बीजेपी के एक एमएलए है मध्य प्रदेश के, दो पॉइंट से, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक एमएलए है, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले, विक्रम मिश्री के बेटी को ट्रोलिंग किया, हेमंत जी के वीडियो जो है उसको बेचारी को ट्रोलिंग किया, और जहां जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे थे देश में, उनको भी पिटा। इससे कैसे चलेगा। ये हम यहाँ आए हैं, वो किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे, और मेरे अमित शाह जी से बहुत सारी अपेक्षाएं। एक असर्टिव नेता
के रूप में, हम उनको एक असर्टिव होम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं। तो हमारी बहुत सारी अपेक्षा है उनसे, और मुझे विश्वास है कि होम मिनिस्ट्री इन चारों को न्याय कब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अ सक्सेस टिल यू फाइंड दोज टेररिस्ट। तो हम एक दूसरे की पाठ थपानी कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जब तक दे आर गेट देयर, जब तक वो आतंकवादी आप नहीं पकड़ेंगे तब तक वो न्याय नहीं होगा। वी कैन नॉट सेलिब्रेट। भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस क्या, मैं बताऊंगा। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर शर्म से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हो, और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे हैं एलओबी का ही है। भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती।
तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि आतंकियों को भारत क्षेत्र में प्रवेश और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर पहुंचने में किसने मदद की? क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की पहले से कोई खुफिया इनपुट प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों और स्थानीय ड्राइवर माजिद खान के परिजनों को सरकार द्वारा क्या मुआवजा और सहायता दिया गई? क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर रही है? क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग रखी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना दी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। सरकार को मैंने कई बार सुना, सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन की जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इसी बार, और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है।